Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic name is modeling of free damped motion. Modeling of free damped motion, and in this lecture we see the methodology, examples and questions, and this is our lecture number 22. सो फॉर हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ हम पहले पढ़ते रह गए हैं, तो इससे पहले लेक्चर में हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था वो था मॉडलिंग ऑफ फ्री अनडैम्प्ड मोशन। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, डैम्प्ड मोशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम तीन मेथड जो हैं देखेंगे कि डैम्प्ड मोशन में हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। हमारे पास क्या आया कि मोशन हमारे पास ओवर डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है, या हमारे पास जो है क्रिटिकली डैम्प्ड है हमारे पास। तो इसकी तमाम सिचुएशन में आपको बताऊंगा कि डैम्प्ड कब होती है, ओवर डैम्प्ड कब होती है और क्रिटिकली डैम्प्ड कब होती है, और इनकी डायग्राम्स के थ्रू जो है ये चीज मैं बताऊंगा आपको। ये थोड़ा सा फिजिक्स के साथ रिलेट करता है, लेकिन ऐसा कोई पूरी फिजिक्स नहीं है। तो हर चीज के लिए हर चीज की एक फिजिक्स होती है। मैथ की भी एक फिजिक्स होती है, फिजिक्स की भी अपनी फिजिक्स है, केमिस्ट्री की भी अपनी फिजिक्स है। तो जब भी आपने किसी भी क्वेश्चन को रियल लाइफ से इंटरप्रेट करना हो, उसको ऑब्टेन करना हो वहां से, तो जब आप एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो फिर ये वर्ड्स आपके पास, वर्डिंग में वो क्वेश्चन आपके पास आते हैं। जो वर्डिंग में वो क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपको वहां पर उनकी नेचर को, उसकी फिजिक्स को समझना पड़ता है। तो ये थ्योरी जो है, इससे ये नहीं करना कि बिल्कुल हम एक साइड पे हो जाएं कि नहीं ये तो फिजिक्स है, हमें समझ नहीं आ रही, ये चीज है वो चीज है। तो इसको आपने समझना है। जहां पर मुश्किल हो वो पूछें आप, ये आपका हक है। घबराएं ना इस चीज से, ताकि कल कोई फिर ये चीज जाके समझ आएगी आपको। हम बात करते हैं किसी एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन कहाँ इस्तेमाल होता है हमारी रियल लाइफ में, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसको ऐसे पढ़ाया जा रहा है। जब इस्तेमाल की बात आती है तो फिर हम कहते हैं कि जी हमें ये चीज नहीं पढ़नी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कि किस तरह हमारे पास है। ये देखें, ये इसका दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्री डैम्प्ड मोशन। अब हमारे पास इसको फ्री क्यों कहा जाता है? फ्री हमारे पास ये है कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं हो रही, इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। तो आप देख लेंगे फोर्सिंग फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, 0 आ रही है। और अभी तक जो आपने काम किया है, जो पिछले वीक के लेक्चर थे, जो इस वीक के लेक्चर है, उसमें आपके वहां फोर्सिंग फंक्शन 0 है, इसलिए आप इसको फ्री डैम्प्ड मोशन कह रहे हैं। ठीक है। फिर वो अगर हमारे पास जो है वो ये सारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके पास आ रही हैं, तो फिर नॉन होमोजीनियस जब आएंगी तो हमारे पास, तो ये फ्री का वर्ड जो है वहां पे खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं, यहां स्टार्ट करते हैं। ये कहता है कि इन मैकेनिक्स डैम्पिंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर कंसिडर्ड टू बी प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हमारे पास ये कहता है कि मैकेनिक्स जो है डैम्पिंग फोर्सेस की एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो एक किसी बॉडी पर इस्तेमाल हो रही होती है, आर कंसिडर टू बी प्रोपोर्शनल, उनको प्रोपोर्शनल समझा जाता है टू द पावर ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि जितनी वेलोसिटी से वो चीज काम कर रही होती है हमारे पास। तो दिस फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कांस्टेंट मल्टीपल। तो इस चीज को हम, जो ये चीज हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पावर ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उसको फिर हम मैथ्स में लिखते हैं, दिस फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ dx ओवर dt। ये dx ओवर dt आपके पास क्या है, ये वेलोसिटी है, जिसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वो इसका कांस्टेंट मल्टीपल हो जाता है यहाँ पर, जो इसके यहाँ पर ये कोफिशिएंट बन के आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर है व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स और फोर्सेस आर इम्पर्स्ड ऑन द सिस्टम। देखिए, मैंने वही बात पहले की थी आपको कि नो एक्सटर्नल फोर्स, इट मीन्स कि फोर्सिंग फंक्शन यहां पर 0 है आपके पास। इम्पर्स्ड ऑन द सिस्टम, इट फॉलोज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन द फॉलोइंग मैनर। वो आपके पास क्या है, m इंटू डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर
इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये वो तमाम चीज है जो आप पीछे पढ़ के आए हैं आप, जो कि अनडैम्ड में थी। अब इसको हम डैम्ड में कैसे करेंगे? तो डैम्ड में ये देखें, ये हमारे पास एक जो जिसको हमने कहा था अभी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है हमने वो ऐड कर देना है यहाँ पे, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। जब हम फिर हमने क्या किया, इस m को थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के ओवर एम इंटू एक्स माइनस बीटा ओवर एम इंटू डी एक्स ओवर डी टी। तो यहां पर ये जो बीटा आपके पास है ये वो हमारे पास ये शो कर रहा है डैम्पिंग फैक्टर को। किसको शो कर रहा है? हमारे पास डैम्पिंग फैक्टर को। और ये देखें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मल्टीपल होता है हमेशा, ये हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या होता है? मल्टीपल। तो हमारे पास ये देखें ये चीज इस इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी। जब हम इसको अगर तरतीब लगाएं तो ये बन सकता है डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस बीटा ओवर एम इंटू डी एक्स ओवर डी टी प्लस के ओवर एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द फ्री डैम्ड इक्वेशन, फ्री डैम्ड मोशन। ओके, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्री डैम्ड मोशन। उसके बाद आपके पास यहां पर देखें, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि हम बीटा ओवर एम जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 लैम्डा, और के ओवर एम आपको पता है कि उसको हम ओमेगा स्क्वायर ही लिखते हैं। यहां पर आप लोग ये सोचेंगे कि भाई हमने इसको लैम्डा ही अकेला सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया, तो ये 2 लैम्डा करने की क्या मतलब है हमारे पास? तो ये बेटा हमारे पास इसलिए है ताकि अलजबरिकली थोड़ा सा आसानी हो जाएगी हमारे लिए, कन्वीनियंट हो जाएगा कि हम उस इक्वेशन को स्मूथली यूज कर लेंगे। और आगे जाके मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि किस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखें इक्वेशन नंबर 1 जो है वो ये शक्ल इख्तियार कर लेगी जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस 2 लैम्डा इंटू डी एक्स ओवर डी टी प्लस ओमेगा स्केयर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहां पर दोबारा लिख भी दिया है, हेयर वी यूज 2 लैम्डा एज द प्लेस ऑफ बीटा ओवर एम ओनली फॉर द अल्जेब्रिक कन्वीनियंस, ओनली फॉर द अल्जेब्रिक कन्वीनियंस। अल्जेब्रिक कन्वीनियंस का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास आसानी से उसकी फैक्टराइज हो जाएगा हमारे पास, या कोई चीज कॉमन जो है हमारे पास निकल आएगी, तो सिंप्लीफिकेशन में हमारे लिए थोड़ी आसानी कर देगा वो। और उसके बाद हमारे पास कहता है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर फ्रॉम फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 2, और मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था। अब इसको देखें तो डिफरेंशियल फॉर्म अगर इसकी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये वाली, तो डी स्केयर प्लस 2 लैम्डा डी प्लस ओमेगा स्केयर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब कुछ बुक वालों ने इसकी जगह पर एम भी लिखा हुआ है, अगर आप एम भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, डी स्केयर प्लस 2 लैम्डा डी प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू, वो एबीसी की वैल्यूज आप यहां से फाइंड कर लें, तो डी इज इक्वल टू आपके पास ये आ जाएगा, बीटा की बी की वैल्यू आपके पास क्या है, वो है 2 लैम्डा, तो ये बन जाएगा माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस स्केयर 2 लैम्डा का स्केयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ओमेगा स्केयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। जब सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस स्केयर 4 लैम्डा स्केयर माइनस 4 ओमेगा स्केयर डिवाइडेड बाय 2। और यहां पर देखें अब ये 2 आपके पास क्या आ जाएगा यहां से कॉमन। अब ये यही वजह थी कि यहां पर अगर हमारे पास ये लैम्डा होता तो 2 इसका कॉमन नहीं निकल सकता था, ठीक है। अगर अकेला लैम्डा लिखते तो हमारे पास ये 2 कॉमन नहीं आ सकता था। फॉर द सेक ऑफ अलजेब्रिक कन्वीनियंस उसने इसलिए इसको 2 लैम्डा पुट किया। तो देखें यही आसानी थी कि ये 4 ताकि कॉमन आ जाए, यहां से उसको कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये आ गया माइनस लैम्डा प्लस माइनस स्केयर लैम्डा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर। तो ये दो रूट्स आपके पास बन जाएंगे। अब हमारे पास इसके अंदर जो आपके पास वैल्यू आ रही है, और इसको आप जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब यहां पर ये जो है ये डिसाइड करेगा कि आया कि हमारे पास जो मोशन है वो क्रिटिकली डैम्ड है, ठीक है, क्रिटिकली डैम्ड है, ओवर डैम्ड है या अंडर डैम्ड है। 3 केसेस जैसे हम वहां पर पढ़ते थे कि, और इनको हम रिलेट करेंगे कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट
रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड और रूट्स आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो बेटा ये तमाम चीजें हमारे पास जो हैं ये हम यहां पर देखेंगे। तो उसके बाद हमारे पास है नो वी आर डिफाइनिंग द नेचर ऑफ द रूट्स ऑन विच वी डिसाइड दैट either the motion is critically damped, over damped or under damped. The motion is purely damped, over damped or under damped। जो मैंने वहां पर बताया, दोबारा मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया उसको। फिर उसके बाद हमारे पास है one more thing that you kept in your mind that each solution contain the damping factor। और हर उसके अंदर ये damping factor क्यों मैंने बोल रहा है उसका, क्योंकि लैम्डा को मैंने सब्सिट्यूट बीटा ओवर एम को मैंने सब्सिट्यूट किया था 2 लैम्डा। अब लैम्डा जिसके अंदर होगा, क्योंकि बीटा हमारे पास डैम्पिंग फैक्टर को शो करता था, क्योंकि आप यहां पर देखें बीटा जो है आपके पास डैम्पिंग फैक्टर को शो करता है। तो ये आपके पास था, आपने इसको लिखा था बीटा डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू लैम्डा। अब जो लैम्डा है, जहां लैम्डा आएगा वहां पर आपके पास डैम्पिंग फैक्टर होगा, क्योंकि बीटा डैम्पिंग फैक्टर को शो करता है, इसलिए लैम्डा भी जो है हमारे पास जो आएगा वो भी डैम्पिंग फैक्टर। और ये लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन 0 है। और उसके बाद हमारे पास कहता है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास बिकम नेग्लिजिबल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट of a mass become negligible over a long period of time। अच्छा, इसके बाद हमारे पास केस नंबर 1 लेते हैं हम। अब देखें ये है लैम्डा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर इज ग्रेटर देन 0। तो वहां पर हम क्या लिख रहे थे पीछे, बी स्केयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर इज ग्रेटर देन 0। इन दिस सिचुएशन द सिस्टम इज सेड टू बी ओवर डैम्प्ड। अगर ये होगा हमारे पास तो सिस्टम को क्या कहेंगे हम, जब ये हमारे पास गिवन होगा तो हम सिस्टम को कहेंगे ओवर डैम्प्ड, because the reason is that the damping coefficient beta is large as compared to the spring constant k। तो उसने रीजन भी बता दिया आपको, ठीक है। because the reason is that the damping factor b is large as compared to the spring constant k। अगर आपके पास ऐसी चीज दी हुई हो तो आप यहां पर उसको देखकर उसको बता भी सकते हैं। आप सिंपल इक्वेशन लिखी हुई हो आपके पास, वहां पर इसकी वैल्यू आपके पास गिवन हो, तो आप सिंपल ये वैल्यूज देख के आप उसको ये बता सकते हैं, नहीं तो वरना ये केसेस प्रूफ कर लें, ठीक है। तो ये हम आगे जाके करेंगे, किस तरह करते हैं आपको मैं डिफरेंट सिचुएशन बता दूंगा कि देखें इसके अंदर देख लें या इस तरह देख लें। तो जो आपने सहारा लेना है जिस चीज का वो आप बता सकते हैं उसको मैं दोबारा देख लें। और एक और चीज, अगर ये चीज ना हो, क्योंकि हमारे पास तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने उसके क्या फाइंड करने, रूट्स फाइंड करने। रूट्स की नेचर, तो इस केस के अंदर रूट्स कैसे निकलते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे तो वो भी केस नंबर 1 होगा हमारे पास। तो अगर वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो हम क्या कह देंगे कि हमारे पास जो सिस्टम जो है वो ओवर डैम्ड है, सिस्टम जो है हमारे पास ओवर डैम्ड है। तो ये तमाम चीजें आपने रिलेट में को रिलेट रखनी है आपस में, ठीक है। रब्त इनके दरमियान में रखना है, लिंक करना है आपस में कि लैम्डा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम इसकी जगह एक और चीज भी पढ़ते हैं। तो ये सिचुएशन हमारे पास क्या होती है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हमारे पास उसमें वहां पर रूट्स की फॉर्म में शक्ल को आंसर दिया होगा और हम वहां पर उसको देखेंगे कि ये हमारे पास ओवर डैम्ड है, ठीक है। चलें जी आगे अब चलते हैं। इसके अंदर हमारे पास है द क्रॉसपॉन्डिंग सोल्यूशन इज, और आप जानते हैं क्रॉसपॉन्डिंग सोल्यूशन आपके पास इस तरह आता है कि x ऑफ t इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी c1 e रेज टू द पावर स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। अब यहां पर देख रहे हैं, ये देखें तो ये सिचुएशन आपके पास कुछ इस तरह की बन रही थी। ये आपके पास आ रहा है, यहाँ पे ये लैम्डा यहां पर भी आ रहा है और लैम्डा यहां पर भी आ रहा है आपके पास, ठीक है। जब e की पावर में इसको लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर अलग हो जाएगी हमारे पास, e की पावर माइनस लैम्डा प्लस स्क्वायर रूट दिस। तो e की पावर माइनस लैम्डा यहां से भी और e की पावर माइनस लैम्डा यहां से भी, दोनों में ये कॉमन चीज निकलेगी। तो ये मैंने ये नीचे इस तरह लिखा होगा इसको e रेज़ पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास कॉमन आ गया, अगर 2 रूट्स थे उसको हम इस तरह लिख सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। केस नंबर 3 हमारे पास है, केस नंबर 2 हमारे पास है, जिसमें लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वहां पर क्या होता था हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या होते थे हमारे पास, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, जब ये सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी, इन दिस सिचुएशन द सिस्टम इज सेट टू बी क्रिटिकली डैम्ड। क्रिटिकली डैम्ड, द रीजन इज दैट any slight decrease in the damping force would result in oscillatory motion। थोड़ा सा अगर इसके अंदर वैल्यू में कमी आ गई तो ये हमारे पास एक ऑसिलेटरी मोशन शुरू हो जाएगी। ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जैसे कि साइनोसाइडल वेव्स बनती है हमारे पास, साइन की वेव बनती है, कॉस की वेव बनती है, तो इसको हम साइनोसाइडल वेव कहते हैं। तो इसको हमारे पास ये क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन ऑफ 2 हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा e रेज़ टू माइनस लैम्डा टी इंटू C1 प्लस C2 इंटू टी। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा, सही है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, केस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन 0। ये बिल्कुल वही हो गया हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो हम वहां पर क्या कहते थे, ये कॉम्प्लेक्स नेचर के वो आ जाएंगे हमारे पास रूट्स जो है। तो इस तरह हमारे पास कहते हैं कि इन दिस केस द सिस्टम इज सेट टू बी अंडर डैम्ड। In this case, the system is said to be underdamped because the damping coefficients is small as compared to the spring constant। तो ये चीजें आपने कंपैरिजन में भी रखनी है लाजमन, कि यहां पर हमने क्या बोला था, इस केस नंबर 1 में हमने कहा था कि डैम्पिंग फैक्टर बीटा इज लार्ज एज कंपेयर टू द स्प्रिंग कांस्टेंट। यहां पर हमारे पास वो क्या कह रहा है, द डैम्पिंग कोफिशिएंट या डैम्पिंग फैक्टर की जो वैल्यू आपके पास होगी इज स्मॉल एज कंपेयर टू द स्प्रिंग कांस्टेंट। वहां पर बीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां पर बीटा जो है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, बीटा जो है इज ग्रेटर देन स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, और यहां पर आपके पास क्या होगा, बीटा इज लेस देन स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ जाएगा यहां पे। तो जनरल सोल्यूशन ऑफ 2 इज x of t is equal to e raised to minus lambda t into C1 cos square root lambda square minus omega square t plus C2 sin square root lambda square minus omega square into t। और इसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देंगे। अच्छा, अब इसके बाद मैंने आपको कहा था कि हम इसके एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इन चीजों को देखना हमारे लिए बेस्ट होता है, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या हमारे पास है और किस तरह है, किस तरह नहीं। अगर इंटरप्रेट करना पड़ता है, रिजल्ट्स देखने पड़ते हैं, तो हमें नेचर वो समझ आ सकती है। तो उसके बाद बेटा हमारे पास है पहला केस, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केस नंबर 1। तो इसमें देखें आप, कर्व्स तकरीबन स्मूथ आ रही हैं, कोई इसमें कोई इतना ज्यादा कोई जो है अप एंड डाउन नहीं है। बिल्कुल ये देखें, अगर ये भी अगर डाउन है तो बहुत ज्यादा डाउन नहीं है, हल्की सी एक डाउन हुई हो, उसके बाद फिर वो स्मूथ होना शुरू हो गई है। तो इसमें बेटा हमारे पास जो केस नंबर 1 हमारे पास दिखाया हुआ है उसने, उसके अंदर कहता है कि इक्वेशन नंबर 3 जो हमने पीछे पढ़ी थी, पीछे जो इक्वेशन नंबर 3 पढ़ी थी, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। अ स्मूथ एंड नॉन ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी आपके पास होती है इस तरह की, जैसे ये बनी हुई है साथ, ये ऑसिलेटरी रेड वाली जो आपके पास जा रही है, ये देखें, ये रेड वाली, ये ऑसिलेटरी है आपके पास। ठीक है, ये ऑसिलेटरी है बेटा। शोज 2 पॉसिबल ग्राफ्स, ये दोनों ही स्मूथ बेटा, या ये वाला ब्लू टाइप वाला जो है आपके पास हो सकता है, या फिर ये रेड वाला, तो दोनों ही स्मूथ हैं। ठीक है, दो उसकी पॉसिबल कंडीशन उन्होंने दिखाई हुई। शोज 2 पॉसिबल ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3, इस तरह के बनेंगे आपके पास। फिर हमारे पास सेकंड है, उसमें है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केस 2। तो उसमें कैसे हमारे पास है, तो देख लें, ये दोनों को अगर जरा मैच करें आप, तो दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। यहां पर देखें, ब्लू वाली ऊपर थी, यहां पर वो रेड वाली बन गई है, वो ऊपर से इस तरह आ रही थी, तो यहां पर आपके पास क्या, उसकी थी इस तरह कर्व, ये देखें, उसकी कर्व थी इस तरह। ठीक है, और इसकी हमारे पास क्या थी, दूसरे वाली की इस तरह। अब यहां पर ये वाली कर्व ये थी, ठीक है, इसको अगर हम कंपैरिजन करें तो ये आपके पास आ जाएगी, ये वाली कर्व।
और ये वाली कर्व जो है आपके पास, ये आपके पास आ गई है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास, तो देख लें दोनों ही हमारे पास कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हेयर यू नोटिस दैट द मोशन इज क्वाइट सिमिलर, तकरीबन बराबर बराबर है, वो सिर्फ ऊंच नीच हो गई है हमारे पास। टू दैट ऑफ एन ओवरडैम्प्ड सिस्टम इट इज आल्सो अपेरेंट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 दैट द mass कैन पास थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजिशन वंस, इक्विलिब्रियम पोजिशन वंस, ठीक है, एट द मोस्ट वन टाइम, या ये भी कह सकते हैं। तो अगर बॉडी जो है अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन को कट करेगी तो वह ज्यादा से ज्यादा एक मरतबा कट करेगी और ज्यादा उससे ऊपर नहीं करेगी। तो ये भी हम क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे कि किस तरह हमारे पास ये है। और उसके बाद हमारे पास थर्ड है, वो है अंडर डैम्ड। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास है द मोशन डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन नंबर 5 इज ऑसिलेटरी बट बिकॉज ऑफ द कोफिशिएंट e raised to minus lambda the amplitude of the vibration goes to 0 as t approaches infinity। जैसे जैसे हमारे पास जो है टाइम बढ़ता जाएगा वाइब्रेशन क्या एम्पलीट्यूड वैसे वैसे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे आप अगर एक बॉल को ऊपर फेंके, ऊपर से जब नीचे आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेप पर उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, फिर उसके बाद उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, इवन तक के वो फिर जमीन पर रोल करना शुरू कर देगी। तो इस तरह एम्पलीट्यूड विद पैसेज ऑफ टाइम क्या होता जाता है हमारे पास, कम। तो इसी तरह हमारे पास अगर किसी चीज को आप यहां पर कोई पत्थर जो है धागे से लटका लें और उसको थोड़ा सा वाइब्रेट करवाएं, तो कुछ देर के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसका पहले एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, फिर कम कम होते होते वो आखिर में आगे एक जगह पे ठहर जाएगा। तो ये वही बेटा हमारे पास है। अब देखें ये है आपके पास ब्लू वाली, ये सॉरी रेड वाली जो है ये है अनडैम्ड। रेड वाली जो है इसकी ये क्या है, ये अनडैम्ड है बेटा। ठीक है, देखें कोई इसके अंदर ऊंच नीच नहीं आ रही और सेम वे के साथ ये मूव करती जा रही है। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द एम्पलीट्यूड। लेकिन अगर आप देखें ब्लू वाला, पहले उसकी क्या थी, एम्पलीट्यूड ज्यादा थी, ये देखें। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास क्या, उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो गया, उसके बाद देखें फिर उसका और क्या हो गया, कम हो गया। इस तरह इसके बाद क्या हो जाएगा, और कम। तो तीसरे चौथे पर जाके बिल्कुल ये इक्विलिब्रियम लाइन के ऊपर रोल कर जाएगी। तो ये जो सिचुएशन हमारे पास है इसको हम क्या कहते हैं, ये है हमारे पास अंडर डैम्ड। ठीक है, ये हमारे पास अंडर डैम्ड है और रेड वाली हमारे पास किसको शो कर रही है, अनडैम्ड, जिसके अंदर कोई चेंज हमारे पास नहीं आ रही। अब यहां पर देखें हमारे पास एक एग्जांपल है, लेकिन इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो यहां पर हमारे पास एग्जांपल, एक एग्जांपल आपके पास आएगी ओवर डैम्ड की, फिर एक एग्जांपल आपके पास आ जाएगी अंडर डैम्ड की, भी एक आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास क्रिटिकली डैम्ड की। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपने देखनी है किस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 आपके पास है ओवर डैम्ड मोशन। तो ये एक सिस्टम दिया हुआ है डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स ओवर डी टी प्लस 4 एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आप यहां पर देख लें कि मैंने आपको शुरू में वहां पर कहा था कि ये ओवर डैम्ड है, तो मैंने आपको वहां पर एक हिंट दिया था कि जो बीटा की वैल्यू आपके पास होगी वो ग्रेटर होगी स्प्रिंग कांस्टेंट से। किससे ग्रेटर होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट से। अब यहां पर देखें तो ये आपके पास क्या है, ये बीटा है, ये वाला आपके पास क्या है, बीटा। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये के है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास क्या है, के। तो आप यहां से बखूबी देख सकते हैं, नहीं तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं हम। ठीक है, तो x ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और ये हमारे पास x प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अगर हम इनको भी डिफाइन करना चाहें तो इनको भी डिफाइन करने के लिए कहा जा सकता है कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के नीचे से एक यूनिट आपके पास क्या हो सकता है, फुट हो सकता है या मीटर हो सकता है या सेंटीमीटर आपके पास हो सकता है, इतने फासले से छोड़ी जा रही है और उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर वो ऊपर की तरफ होती तो फिर वो नेगेटिव होता है, अगर क्योंकि ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये नीचे की तरफ मूव कर रही है। उसके बाद कहता है रिक्वायरमेंट है शो दैट द सिस्टम इज ओवर डैम्ड, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। तो ये बेटा हमारे पास है, हम इसको देखते हैं अभी। तो ये देखें डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने ले ली है और उसके बाद हमारे पास क्या इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है और इसको क्रिटिकल एनालाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।
तो आज उम्मीद है कि आज आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और अगर आपको नहीं आई समझ खुदारा आप मेहरबानी करें, आप वो चीज़ पूछ लिया करें। 1 से 2 स्टूडेंट्स के अलावा या 3 एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूछ लेते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, अदरवाइज बाकियों को पता नहीं क्या है, वो रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। मेहरबानी करें, पूछ लिया करें। ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।